प्यारे दोस्तों, फाइनल की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन नंबर रहेगा 29 यानी कि F29 फाइनल के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है। ध्यान देना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है और जनहित याचिकाओं के क्या प्रभाव पड़े। जनहित याचिकाओं के क्या प्रभाव पड़े। F28 में मैंने आप लोगों को जनहित याचिका के बारे में बताया था कि जब समाज के अंदर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी वर्ग के ऊपर शोषण हो रहा है तो कोई अन्य व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति उनकी समस्याओं को देखते हुए उनको शोषण से बचाते हुए उनके लिए न्यायालय में याचिका दायर करता है, तो उसको क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, तो उसके आगे जाके प्रभाव क्या पड़े तो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे। और ऊपर है न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है। अब आ जाइए आंसर। आंसर कह रहा है न्यायिक सक्रियता। कह रहा न्यायिक सक्रियता का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जोरदार कार्यवाही। जोरदार कार्यवाही, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है, जोरदार कार्यवाही करना है। अब आप लोगों ने देखा होगा कोई भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं, या उसके खिलाफ क्या कहते हैं, न्यायालय पे केस चल रहा होता है तो उसका फैसले का इंतजार करते हैं। ठीक है, यानी कि जोरदार कार्यवाही होती है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। आगे कहता है कि पिछले लगभग 30 वर्षों में जनहित याचिकाओं के कारण, ध्यान देना, जनहित याचिकाओं के कारण हमारी न्यायपालिका ने उस रास्ते को अपनाया जिसे न्याय सक्रियता कहा जाने लगा। यानी कि न्यायिक सक्रियता बना कैसे, ये न्यायिक सक्रियता बना कैसे, जनहित से बना। फिर से मैं कर लेता हूं एक बार, ये न्यायिक सक्रियता बना कैसे, जनहित से बना, जनहित याचिकाओं से बना। क्यों, लोगों ने जनहित याचिकाएं डाली कहां पर, न्यायालय में, और न्यायालय ने देखा कि समाज के अंदर तरह तरह के शोषण हो रहे हैं, उसके खिलाफ अन्य कोई व्यक्ति उन अन्याय को देखते हुए न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर रहा है कि उनको क्या मिले, उनको क्या कहते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा, उनको सहूलियत मिले, उनका कोई सहारा बने। जनहित याचिका इसलिए दायर की जा रही है ना, तो वो जनहित याचिका जब समाज में बढ़ने लगी, जब समाज में न्यायालय में बढ़ने लगी तो न्यायालय ने क्या किया, फैसला सुनाना स्टार्ट किया कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, न्यायिक सक्रियता कहा जाने लगा। ठीक है, आगे कहता हूं, कह रहा है कि अब न्यायपालिका उन बातों में भी, अब न्यायपालिका उन बातों में भी हस्तक्षेप करने लगी है जो विधानमंडल अथवा कार्यपालिका के अधिकार में आते हैं। यानी कि पहले न्यायपालिका नहीं आती थी विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच में, लेकिन अब आने लगी है। किसके कारण, जनहित याचिकाओं के कारण वो आने लगी है। क्योंकि अब यहाँ पे बात को, क्वेश्चन को लंबा समझाने के लिए लंबा कर रहा हूँ पॉइंट को, कि सरकार ने कोई नियम और कानून बनाए, लेकिन उससे क्या हो रहा है, कोई वर्ग उससे शोषित हो रहा है, किसी वर्ग को उस नियम और कानून से नुकसान हो रहा है। तो वो लोग क्या कहाँ जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ऐसे केसेस ज़्यादा आने लगे तो न्यायालय ने फैसला किया कि भैया अब वही विधानमंडल और कार्यपालिका के जो नियम और कानून ये लोग जो जनता के लिए बनाते हैं, अब उनके बीच में भी न्यायालय अब हस्तक्षेप करने लगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ गया। आगे कह रहा, और जनहित याचिकाओं के माध्यम से, और जनहित याचिकाओं के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को क्या लगी, फटकार लगी। जैसे कि दिल्ली का देख लो एग्जाम्पल के तौर पर, एयर इंडेक्स की क्वालिटी जब खराब होती है तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है, सरकार को फटकार लगाता है कि अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्तियों को सही चाहिए, तो वातावरण भी तो अच्छा होना चाहिए। तो न्यायालय क्या करता है,
सरकार को, जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं उनको क्या लगाता है, फटकार लगाता है कि आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे कि जनता को नुकसान पहुंचे। अब आ जाइए कि जनहित याचिकाओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि नागरिकों का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया। नागरिकों का क्या हो गया, अधिकार क्षेत्र बढ़ गया। अब बढ़ने में क्या, शुद्ध हवा, पानी, अच्छा जीवन पाना समाज का क्या हो गया, अधिकार बन गया। यानी कि लोग इस चीज से अनजान थे कि अरे समाज में अगर रहना है तो शुद्ध हवा भी होना बहुत जरूरी है। तो ये काम करेगा कौन, सरकार करेगी। तो क्या हुआ, मानव के अधिकार क्या हो गए, बढ़ गए। दूसरा पॉइंट, समाज के निम्न वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, निम्न वर्गों के हितों की रक्षा के लिए नागरिक सामाजिक संगठनों और वकीलों को याचिकाएं दाखिल करने का अधिकार दे दिया गया। सामाजिक संगठनों और वकीलों को याचिकाएं दाखिल करने का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। अब देखो ना, समाज में कोई नागरिक, कोई वर्ग है, कोई नागरिक है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई शोषण हो रहा है, तो ये सामाजिक संगठन अगर उस चीज को देखते हैं तो वो लोग याचिका दायर कर सकते हैं। ये वकील उस समस्या को अगर देखते हैं तो ये लोग याचिका दायर कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो ये इस प्रकार का अधिकार दे दिया गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है, इससे विभिन्न समूहों को न्यायालय जाने का अवसर मिलने से न्याय व्यवस्था क्या हो गई, लोकतांत्रिक बनी। क्योंकि भैया वो लोग जा रहे हैं, जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, किसके लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो क्या हो गया, न्याय व्यवस्था क्या हो गई, लोकतांत्रिक बनी। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है, चुनाव प्रणाली को मुक्त और निष्पक्ष बनाने में सफलता मिली। जैसे प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय, शैक्षिक योग्यता के बारे में शपथ देने का निर्देश दिया गया। अब प्रत्याशी यहाँ पे आप लोग को समझ नहीं पाए होंगे, ध्यान देना, पॉइंट को समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एमएलए या सांसद जब चुनता है तो वही उसको फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म के अंदर वो अपनी संपत्ति बताएगा कि उसकी संपत्ति कितनी है, आय जो संपत्ति है तो उसका, वो जो संपत्ति उसने कमाई है तो उस आय का क्या माध्यम है, शैक्षणिक योग्यता उसकी क्या है। यानी कि सारी की सारा ब्यौरा वो सरकार को देगा, सरकार को उसको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब जरूरी हो गई ये चीज, क्या हो गई, जरूरी हो गई। किसमें, चुनाव प्रणाली में, किसमें, चुनाव प्रणाली में। तो इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि चुनाव प्रणाली, एक मिनट, आज ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे चुनाव प्रणाली में मुक्त और निष्पक्ष बनाने में सफलता मिली। जैसे प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय, शैक्षिक योग्यता के बारे में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया कि ये जरूरी है, आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ये था हमारा न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका के प्रभाव। ठीक है, अभी तक 29 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, देखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 से 45 क्वेश्चन ही फर्स्ट बुक के होंगे मेरे, ध्यान देना। और इनफ है, वही अगर करके जाते हो एग्जाम के लिए तो मैं कहता हूँ इनफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।